नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ कार्यक्रम में मेरी सहयोगी है रुचिका। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दिलों में अपने हौसलों का जोश और जुनून लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। हम माटी के वीर हैं, अपनी मुट्ठी में हमेशा अपनी जान लिए फिरते हैं। जी हाँ, हम अपने तमाम जवानों के लिए उनके शौर्य और साहस को नमन करते हैं। शौर्य को सलाम पर जिसके साथ हम बातचीत करेंगे वो एक ऐसे सैनिक है जो भारत की, हिमाचल के ही नहीं बल्कि भारत के बेटे हैं और कह सकते हैं कि हमारी भारत माता के एक ऐसे बेटे हैं जिस पे हमें गर्व है और गौरव है। जी प्रिया, और आपको बता दें ये युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित 18 ग्रेनेडियर टीम के कमान अधिकारी रह चुके हैं। बिल्कुल, तो हम मिलाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी का। ब्रिगेडियर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सवाल तो यही है कि जब भी हम आपके बारे में सुनते हैं, आपकी बात करते हैं और बहुत बार जब भी आपके बारे में कहीं देखते हैं तो सबसे पहले एक ही झलक हमारे सामने नजर आती है और एक ही ख्याल आता है, वो है 1999 में हुआ कारगिल युद्ध। तो वो कैसा समय था, क्या वो स्थिति थी, उसके बारे में बताएं। नहीं, कारगिल युद्ध जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वीर गाथा है, एक कहानी है हमारे उन योद्धाओं की जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए, मातृभूमि के लिए दिया। ये कहानी है उनके पराक्रम की, बलिदान की। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी है एक बहुत बड़ा विश्वासघात और एक बहुत बड़ा धोखा जो पाकिस्तान हमेशा करता आया है और 1999 के समय भी उसने एक बहुत बड़ा धोखा भारतवर्ष के साथ किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय एक शांति वार्ता का प्रयास चल रहा था। हमारे अटल जी लाहौर वार्ता करने वहाँ पर गए थे, लेकिन दूसरी तरफ चोरी छिपे पाकिस्तान जो है, हमारी जो चोटी थी कारगिल के इलाके में, तकरीबन 150 वर्ग किलोमीटर पर चोरी छुपके से उन पे अतिक्रमण भी कर रहा था। और तो ये एक बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन जिस हिसाब से हमारे रणबांकुरों ने उसके बाद जो उसका जवाब दिया, और उसका इतिहास में कोई भी मिसाल आज तक नहीं है। ये लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाइयों में मानी जाती है। 16,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर लड़ी गई ये लड़ाई है, बहुत मुश्किल लड़ाई है। और जैसे कि आप जानते हैं वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है -30 से -40 के आसपास रहता है। और उन चोटियों को जिनको हम विंटर्स में खाली कर दिया करते थे, एक अनरिटन समझौता हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो ये कहा गया शुरू में कि ये तो मुजाहिदीन हैं, मिलिटेंट्स हैं, और अतिक्रमण कर दिया। और बाद में जब पता लगा कि ये तो उनके रेगुलर्स थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्रीज के लोग थे, तो उनका मकसद जो था यही था कि जो ये श्रीनगर से जोजिला होते हुए द्रास और कारगिल से लेह की तरफ जो नेशनल हाईवे जाता है, उनका मेन मकसद था कि उसको बाधित किया जाए, ताकि हमारी सेना की ट्रुप्स की मूवमेंट, हमारे साजो सामान की मूवमेंट जो है वो लद्दाख की तरफ, लेह की तरफ ना की जाए। और कहीं ना कहीं सियाचिन का जो इलाका है उसको अलग थलग किया जाए। और तीसरा जो ये आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो ये उसका बहुत बड़ा मकसद था कारगिल युद्ध का। जी सर, जैसे कि आपके शौर्य की अगर हम बात करें तो आपको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है और ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जब आपके सामने विषम परिस्थितियां थी, आपने 18 ग्रेनेडियर टीम का जो है वो बतौर कमान अधिकारी आपने उनका नेतृत्व किया। तो ऐसे में किस तरह की परिस्थितियों को आपने देखा और उसको देखते हुए भी आपने अपने जो सेना के अधिकारी हैं या फिर जो आपके जवान हैं उनका किस तरह से आपने मनोबल बढ़ाया? देखिए, मैं बड़े सौभाग्य की बात है, एक सैनिक होने के नाते मुझे कारगिल के युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला। और मैं तो कश्मीर में था, काउंटर इंसर्जेंसी में था, जो आतंकवादियों उनके साथ लड़ाई लड़ रहा था।
अचानक में ये लड़ाई जो है, ये इस तरह का घुसपैठ जो है वो कारगिल में हो गई। तो मेरी यूनिट सबसे नज़दीक थी, तो सबसे पहले मुझे ही वहाँ पर भेजा गया। और वैसे ये लड़ाई तो आप देखिए मश्को, द्रास, कारगिल और जो बटाली का इलाका है, तुर्तुक का इलाका है, उसमें लड़ी गई। लेकिन जो मेन लड़ाई है वो द्रास में लड़ी गई। और द्रास का अगर आप इलाका देखें, खास करके जो वहाँ पे दो मशहूर पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ जिनको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया था, वो थी तोलोलिंग और टाइगर हिल। और ये तोलोलिंग और टाइगर हिल बहुत पास हैं इस सड़क के। और जो आपका जो द्रास का जो टाउनशिप है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, उसको पूरा डोमिनेट करती थी बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फायर। और लगातार फायर की वजह से जो जितने भी सिविलियंस थे वो सारे वहाँ से पलायन कर चुके थे। और जो जितनी भी आर्मी कॉन्वाइज थी या सिविलियन कॉन्वाइज थी, उनका जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो सबसे पहले जो मुझे टास्क दिया गया था, वो दिया गया था तोलोलिंग के ऊपर कब्जा करना, ताकि उसको वहाँ से हटाया जाए। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम खबर यही थी कि 5 से 6 लोग हैं, मुजाहिदीन आए हुए हैं, हमारे पास आर्टिलरी नहीं थी, हमारे पास एकदम आ गए थे। और मैंने बताया ये 16 से 18,000 की हाइट है, 16,000 के आसपास तोलोलिंग की हाइट है और 18,000 जो है टाइगर हिल की हाइट है। और आपके पास जो स्नो क्लोथिंग इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं था, इंजीनियर्स के एफर्ट्स नहीं थे, तैयारी के लिए पूरा समय नहीं था। और द्रास तो आप जानते ही हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ठंडा जो सेकंड नंबर का इनहेबिटेटेड कस्बा है वो द्रास में है। -30 और -40 वहाँ पर जो है टेम्परेचर रहता था। और ऐसे में जो तोलोलिंग का युद्ध था सबसे मुश्किल युद्ध था, क्योंकि आप देखिए जो डिफेंडर्स थे वो ऊपर थे, आपके पास खबर सिर्फ 5 और 6 लोगों की थी। और इस युद्ध में मुझे 22 दिन और रात लगे। अगर वो आपने वो पहाड़ियाँ देखी हो, पथरीली पहाड़ियाँ हैं, खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल 90 डिग्री पे चढ़ाई है, और छुपने के लिए एक भी तिनका वहाँ पर घास का नहीं है। और आप देखिए डिफेंडर है वो ऊपर बैठा है, ऊपर से ऑटोमेटिक फायर कर रहा है, स्नाइपर फायर कर रहा है, आपके ऊपर आर्टिलरी फायर कर रहा है, आपको देख सकता है, गिन सकता है। तो ज्यादातर ऑपरेशंस नाइट के टाइम ही होते थे। मतलब अगर मुश्किल ये समय था, बहुत ही मुश्किल था। और कैजुअलिटीज अगर दिन को हो जाए, सबसे मुश्किल जो होती है कि कैजुअलिटीज को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि उनका स्नाइपर फायर इतना कारगर था कि कैजुअलिटीज को बहुत सारी कैजुअलिटीज को, बल्कि मुझे दुख होता है कि हम बचा भी नहीं पाए। और तब तक बहुत ब्लीडिंग हो चुकी होती थी। तो ज़्यादातर कैजुअलिटीज हम नाइट के टाइम जो है इवैक्यूएट किया करते थे। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती थी लॉजिस्टिक्स की, कि आपका जो राशन पानी, और राशन पानी से ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे अम्युनिशन ऊपर पहुँचाना। अब देखिए एक जवान जो खड़ी चढ़ाई पे ऊपर चढ़ रहा है, दुश्मन उसको देख रहा है, 25 किलो का आपके ऊपर वजन है, अम्युनिशन है, हथियार है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी। और 22 दिन, और जैसे मैंने बताया, हमें बताया गया था कि 5 से 6 मुजाहिदीन हैं। और बल्कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो अटैक हेप्टर्स मी-17 हमने इसके ऊपर लगाया युद्ध करके, बल्कि स्टिंगर मिसाइल उसने वहाँ पे रखे हुए थे, और स्टिंगर मिसाइल से जो है मी-17 हेलीकॉप्टर्स को भी उसने गिराया। और 22 दिन लगातार कैजुअलिटीज़ हो रही थी। और मैंने तोलोलिंग की लड़ाई में 2 ऑफिसर्स जो मेरे सेकंड इन कमांड थे, कर्नल विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी, जो टू मैकेनाइज थे, और इनकी नई नई शादी हुई थी और जून में इनकी अटैचमेंट मेरे साथ खत्म हो रही थी, ये शहीद हो गए। 2 जो मेरे बहादुर जेसीओस, और 21 जवान, 25 जवान जो है इस लड़ाई में हमको खोने पड़े। और इसी तरह आखिर में 13 और 14 जो जून मई में 13 और 14 की जून को 2 राजरीफ के साथ जो है तोलोलिंग के ऊपर हमने कब्जा किया। उसके बाद भारतीय सेना को पता चला कि ये रेगुलर्स है, ये मुजाहिदीन नहीं है। उसके बाद जो है पूरी स्ट्रेटजी को जो है चेंज किया गया, 3 माउंटेन डिवीजन को और फोर्सेस को लाया गया, वफर्स को लाया गया। जो वफर्स आपने बड़ा नाम सुना होगा, गन्स ने, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वफर्स को वहां पे लाया गया। और उसके बाद जो सबसे मुश्किल चोटी थी जो टाइगर हिल, इतना कुछ खोने के बावजूद में मैं तो सलाम करता हूं उन बहादुर जवानों को और उनके जो मेरे जवान, जो मेरे जिनका मैंने नेतृत्व किया लड़ाई में, कि उसके बाद जो सबसे मुश्किल चोटी थी, जो पाकिस्तान कहते थे कि इट विल बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स, कि हम इसको किसी भी हालात में हिंदुस्तान को नहीं होने देंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लेसन्स हमने टाइगर इससे तोलोलिंग की लड़ाई से सीखे। और उसके बाद हमारे पास 120 जो आर्टिलरी की गन्स थी, मेरे पास इंजीनियर एफर्ट्स थे,
हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम हमारे पास पूरी थी, हमारे पास मल्टी रॉकेट जो लॉन्चर्स थे, बैरल लॉन्चर्स थे, वो हमारे पास, गन्स हमारे पास थी, हमारे तैयारी के लिए पूरा साजो सामान था। और उससे पहले 8 सिख वहाँ पर गई थी जिन्होंने हमको इस लड़ाई में फर्म बेच दिया। और ये इतनी मुश्किल लड़ाई थी क्योंकि सामने से दुश्मन देख सकता था, लेकिन हमने जो हमारे घातक हैं, कमांडोज हैं, उनको बहुत मुश्किल रास्ते से, पीछे के रास्ते से, जो कि एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट का जिसने काम किया। और जो इसका आपने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिसको कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो घातिम टीम का हिस्सा था और वो इस टीम को लीड कर रहा था। आपने नाम सुना होगा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया। आपने नाम सुना होगा कैप्टन सचिन निबालकर, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया। ये इनकी टीम जो है घातक की पीछे से जो है टाइगर हिल टॉप के ऊपर इन्होंने जो है कब्जा किया। और 4 से 7 जुलाई तक ये टाइगर हिल का जो फीचर्स है, ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है। तो इसके ऊपर जो है 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स ने मिलकर कब्जा किया। और इन दोनों लड़ाई में मुझे 34 जो मेरे परिवार के लोग थे, 18 ग्रेनेडियर्स के, 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 30 जवान जो है वो मुझे खोने पड़े। लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री अवार्ड्स, जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं देश के महामहिम द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स को दिए गए, 52 वीरता पुरस्कार, जो कि एक मिलिट्री रिकॉर्ड है, जिसमें एक परमवीर चक्र, जैसे मैंने नाम बताया कैप्टन योगेंद्र यादव का, और 2 महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और मेजर जो राजेश अधिकारी थे, और 6 वीर चक्र, 18 सेना मेडल्स और बाकी दूसरे। और इसी के साथ साथ थिएटर ऑनर कारगिल भी दिया गया, बैटल ऑनर्स तोलोलिंग भी दिया गया, बैटल ऑनर्स टाइगर हिल भी दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन जो होती है, यूनिट साइटेशन, वो भी कहीं ना कहीं खुशी है। और यही है कि कोई भी बलिदान जो है वो देश के लिए, मातृभूमि के लिए कम नहीं। यकीनन ये बहुत बड़ा त्याग और बलिदान से सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये दोनों चोटियां बहुत जरूरी थी हमको कब्जा करना। क्योंकि इन चोटियों पे कब्जा होने के बाद आप देखिए जो दूसरे सेक्टर्स थे, चाहे वो मशको का था, बटालिक का था या कारगिल का था, वहां पर भी जीत हासिल करनी आसान है। और इसका जो मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल, जो एक बहुत बड़ा असर पड़ा, हमारे जवानों का मोराल बढ़ा, और जो पाकिस्तान के जो सेना का और पाकिस्तान का मोराल जो है वो बहुत नीचे हुआ। तो मुझे खुशी है कि मैं इन दोनों लड़ाइयों से जुड़ा था। बिल्कुल, और बहुत ही मुश्किलों का सामना आपको करना होता है, और जिस तरह की मुश्किल थी, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी एक झलक हम दिखाए कि कितनी मुश्किलों का सामना हमारे सैनिकों को करना पड़ा। बर्फ से ढकी ये हिमालय की चोटियां दिखने में तो शानदार लगती हैं, लेकिन इससे जुड़े इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसी शौर्य गाथा जिसे लिखा गया था हमारे जवानों के लहू से, जिनके निशान आज भी यहाँ की चट्टानों पर मौजूद हैं। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। ऐ हिंदुस्तान, तेरे उन जान निसारों, जबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। बात हो रही है कारगिल युद्ध की, जो आज से 24 साल पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष भरी दास्तां को बयां करता है। 1971 की जंग में हमारी सेना के आगे घुटने टेकने वाले पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में भी अपने धोखे की कीमत चुकानी पड़ी। सेना ने न केवल पाकिस्तान को अपने पराक्रम से रूबरू कराया, बल्कि ये भी दिखाया कि हम नैतिकता को युद्ध में भी नहीं भूलते हैं। कारगिल की ये विजय नए भारत की नींव का पत्थर है। इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। विजय। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मालिक। लगभग 2 महीनों तक चले इस युद्ध में हमारे 527 शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और लगभग 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए। हमारा सैन्य बल तो पाकिस्तान की कमर तोड़ ही रहा था। भारतीय वायुसेना ने भी 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया और साथ ही साथ नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन तलवार लॉन्च कर दिया।
नतीजतन हमारे वीर सैनिकों ने इस युद्ध में घुसपैठिए पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यकीनन हम देखते हैं कारगिल युद्ध की जो यादें हैं वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं सरहद की, तो सरहद की जो सुरक्षा है वो कितनी कठिन रहती है और किस तरह यहाँ पर डटे जो जवान हैं वो अन्य स्थानों से जो जवान हैं उनसे भिन्न रहते हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व रहते हैं? देखिए, क्योंकि जो भारतीय सेना है, चाहे वो डेजर्ट के इलाका हो, माउंटेन्स का इलाका हो, या सियाचिन का हाइल्टीट्यूड का इलाका हो, या अभी आप देखिए गलवान का जो चाइना के साथ फेस ऑफ चला है, और प्लेन्स का इलाका है पाकिस्तान के हिसाब से जो चला होता है, उनसे इन इलाकों में उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उससे बहुत उम्मीद रखी जाती है, लेकिन जो मेन मंत्र जो हम उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी है, वो होता है एक नाम, नमक और निशान। नाम आपकी रेजिमेंट का, आपके गांव का, आपका खुद का। नमक जिस देश का नमक हम खाते हैं, जिस सरकार का हम नमक खाते हैं, और निशान आपका तिरंगा झंडा। बिल्कुल, इनसे हम इनको मोटिवेटेड कर रखते हैं। और जो ट्रेनिंग जो दी जाती है, स्टेप बाय जो स्टेप जो है ट्रेनिंग है, और कुछ एक कल्चरल जो इथोज हैं हमारे आर्मी के, जो रेजिमेंटल्स के, हर एक रेजिमेंट के अपने अपने इथोज हैं, और जो हमारा इतिहास है हमारे शूरवीरों का, रेजिमेंट्स का, वो जवानों को बताया जाता है, जिससे कि उनको मोटिवेशनल जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बिना मोटिवेशन के ये कोई नॉर्मल व्यवसाय तो है नहीं, यहाँ पे जीवन का बलिदान देना है, और ये हुक्म पे भी कोई बलिदान नहीं देता है। तो इसके लिए जो बहुत ट्रेनिंग, उनके साथ बहुत समय गुजारना, और एक परिवार के तौर पे उनको खड़ा करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए समय लगता है। जी, मोटिवेशन होना तो ब्रिगेडियर साहब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी फील्ड की अगर हम बात करें तो हम बहुत बार देखते हैं कि सैनिक जो होता है उसमें एक जज्बा है, देश के लिए प्यार है, और जो अपने भूमि के लिए, अपने देशभक्ति के लिए, अपने भारत देश के लिए जो प्यार है, और जब देखा जाता है कि वो युद्ध में होते हैं, सामने मौत को देख रहे हैं, उनके सामने मौत हो रही है, उसके बाद भी वो हंसकर आगे बढ़ते हैं और अगले युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ये कहाँ से ये जज्बा आता है, कहाँ से ये मोटिवेशन आती है? क्या इस तरह की ट्रेनिंग होती है? और इतनी देशभक्ति की मौत को भी लांग कर आगे चले जाना, क्या कुछ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देखिए तोलोलिंग की लड़ाई में इतना नुकसान करने के बाद भी, और वही ट्रुप्स जो है इतना उनका मनोबल और मोटिवेशन लेवल, जब मैंने उनको टाइगर हिल के लिए भेजा तो बहुत ऊंचे दर्जे का मनोबल था। जी। और इसके लिए ट्रेनिंग तो एक महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जिस तरह से एक परिवार के तौर पर, खास करके जो फाइटिंग जो यूनिट्स होते हैं, चाहे वो इन्फेंट्री है, चाहे आर्टिलरी है, चाहे आर्मर्ड है, वो एक इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जैसे मैंने बताया कि नाम, नमक और निशान, इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लीडरशिप है, चाहे वो जूनियर लीडरशिप है, चाहे मैं एक कमान अधिकारी के तौर पे हूँ, वो आप उनके साथ में होने चाहिए और होना पड़ता है। अब आप देखिए कि इसमें मैक्सिमम जो जूनियर लीडर्स हैं, चाहे जेसीओज हैं, एनसीओज हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी कैजुअलिटीज ज़्यादा हुई है। क्योंकि लीड बाय एग्जाम्पल, देखिए मौत से सबको डर लगता है। अगर मैं भी कहूँ कि मौत से, तो मुझे भी डर लगेगा। लेकिन क्या है कि वो लीड बाय एग्जाम्पल, जो जूनियर लीडरशिप है खास करके, वो उनको करनी पड़ती है, वो आगे उनको बढ़ना पड़ता है। अब जैसे मेरी यूनिट थी तोलोलिंग में, बहुत मुश्किल समय था, लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें बताई उनको। मैंने यही कहा कि भाई जो भी खतरा है, जहाँ तुमको खतरा है, 22 दिन हम खुले में रहे, बिल्कुल नहाए नहीं, कोई शेव नहीं किया, रात को जो सूखी रोटियां पड़ी होती थी 3-4 दिन वही उन्हीं के साथ खाते पीते थे कि भाई मैं भी तुम्हारे बीच में ही रहूँगा, कोई टेंट नहीं, कोई मोर्चे नहीं, कोई कुछ नहीं, खुली छाया में बिल्कुल पत्थरों के पीछे उन्हीं के साथ। और दूसरा, मैं एक कमान अधिकारी के तौर पे मैं सिर्फ एक डंडा अपने पास रखता था, मैं हथियार अपने पास नहीं रखता था। और उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ। और हमले में कर्नल विश्वनाथन को हमने खोया तो हम खुद हमले में साथ थे, क्योंकि लड़ाई में ऐसे हालात अक्सर आ जाते हैं कई बार कि आपको खुद हमले में जाना पड़ता है। कर्नल विश्वनाथन मेरे सेकंड इन कमांड थे, उनको ज़रूरत नहीं थी हमले में जाने के लिए,
लेकिन एक लीडरशिप के तौर पे, ताकि जब जवान देखेंगे तो वो अपने आप मोटिवेटेड होते हैं कि जब हमारे इतने बड़े कमांडर्स, हमारे जो लीडर हैं वो आगे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जो जिसको हम बोलते हैं कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, वो बहुत। और फिर मैंने यही बोला था कि भाई एक सैनिक के जीवन में लड़ाई के मौके बड़े कम आते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ 71 का युद्ध हो, ये कारगिल का युद्ध हो, बहुत कई सालों के बाद ये मौके आते हैं, हालांकि आते हैं। तो ये जो मौका हमें मिला है, या तो हम इस युद्ध में विजय हासिल करेंगे या वीर गति को प्राप्त करेंगे। तो आपने देखिए कि हमने विजय हासिल भी की और वीर गति भी हमें उसके लिए देनी पड़ी। जिस तरह प्रिया हम जानते हैं कि सर हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, तो ऐसे में अगर हम हिमाचल प्रदेश के वीर रणबांकुरों की बात ना करें जिन्होंने अपनी माटी के प्रति अपने प्राणों की आहुति दी है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के जो जवान हैं किस तरह सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, हिमाचल तो एक वीर भूमि जानी ही जाती है जी। और हिमाचल का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ से कोई रणबांकुरा नहीं होगा। 1,50,000 से ज़्यादा हमारे आज सेवा में जो है कार्यरत हैं, और तकरीबन इतनी नफरी जो है हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उतनी नफरी है। और 21 परमवीर चक्रों में 4 जो है वो हिमाचल के वीरों ने जीते हैं। कारगिल युद्ध में 2 परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा, हवलदार संजय कुमार, 13 जम्मू कश्मीर राइफल, ये दोनों वीर सपूत भी हमारे हैं। 52 जो आप 527 रणबांकुरे इस लड़ाई में शहीद हुए हैं, 52 जो रणबांकुरे हैं वो हिमाचल के हैं। अगर आप वीरता पुरस्कार देखें पूरे स्टेट्स के हिसाब से, 1100 से भी ज़्यादा वीरता पुरस्कार जो है आज हिमाचल के पास है। हर 7वां वीरता पुरस्कार जो है हिमाचल के सपूत की छाती पे लगता है। तो हिमाचल का आज़ादी के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसका बहुत बड़ा योगदान जो है हिमाचल प्रदेश का रहा है। जी, आप जैसे सैनिकों के लिए मतलब हम कह सकते हैं दर्शकों कि इन जैसे सैनिक सरहद पे है तभी हम सुखी है और घर पे अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से नींद ले पा रहे हैं। यदि सैनिक सरहद पे ना हो तो हम इतने अच्छे से अपनी जिंदगी ना बिता पाए। तो दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और झलक की ओर और दिखाते हैं आपको सैनिकों की कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं सरहद पे। Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं, जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस लहराए तिरंगा दर्शकों, हमने देखा कि कितनी मुश्किलों का सामना एक सैनिक को करना होता है युद्ध के दौरान या अपने परिवार से जुदा होकर। तो अब जानते हैं ब्रिगेडियर साहब से कि जब वो स्टार्टिंग में गए क्या माहौल था, कैसा घर परिवार है। तो चलिए
ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला ये सवाल भी बन जाता है, वैसे तो लोग आपको आपकी जो आप सैनिक है उस तरह से जानते हैं, आपने युद्ध में पार्ट लिया उस तरह से जानते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह का घर का माहौल था, क्या घर में भारतीय जो सेना है उसकी बातें होती थी, देशभक्ति की बातें होती थी, किस तरह का माहौल था? जी, वैसे तो मैं नगवाई मंडी से संबंध रखता हूँ, हिमाचल से, और गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ। गांव के स्कूलों में पढ़ा हूँ जी। और शुरू में मंडी इवनिंग कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और दिन के समय मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के तौर पे नौकरी भी की। जी। और मेरी एक बेटी है जो डेंटल डॉक्टर है और बेटा फौज में कर्नल है जी। और एक बेटा और बेटी है। और मेरे मामा जी फौज में थे, आर्टिलरी में थे, तो कब जब वो छुट्टी आते थे तो फौज के बारे में बातें करते थे, तो एक जिज्ञासा और एक थोड़ा सा दिलचस्पी फौज के बारे में हुई जी। तो इसलिए उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं फौज में गया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में गया और 15 दिसंबर 1976 में जो 18 ग्रेनेडियर्स हैं उसमें मेरी कमीशनिंग हुई जी। और उसके बाद 34 साल का एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र रहा जगह जगह जाने का, क्योंकि खूबसूरती है फौज की। आपको फौज एक परिवार मानती है, बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ जिम्मेदारियां लेने के लिए भी आपको प्रोत्साहित करती है। और जो भी मैं आज हूं तो ये पूरा इसका क्रेडिट सेना को जाता है कि जो भी अच्छा या बुरा हूं तो ये सेना का कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान रहता है। और सेना में एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसके बारे में ट्रेन किया जाता है। शुरू में आप प्लाटून कमांडर होते हैं, फिर आप कंपनी कमांडर बनते हैं, फिर आप बटालियन कमांडर बनते हैं, फिर मैं ब्रिगेड कमांडर बनता। और मैंने ब्रिगेड भी द्रास में कारगिल में ही कमांड की, क्योंकि लड़ाई के बाद मेरे मन में इच्छा थी कि मैं इसको दोबारा से यहाँ ब्रिगेड कमांडर के तौर पे कमान करूं। और अलग अलग देश के अंदर, देश के बाहर कई ऑपरेशंस में हिस्सा लेने का मौका मिला, चाहे वो लिटे के अगेंस्ट श्रीलंका में हो एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वहाँ पे भी मुझे वीरता पुरस्कार दिया। देश के बाहर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन खुकरी हुआ था, उसमें भी मुझे वीरता पुरस्कार दिया गया। और तो इसलिए फौज की वजह से जगहों को देखने का भी मौका मिला, लड़ाई में हिस्सा लेने का भी मौका मिला, तो बहुत कुछ जो भी है वो फौज का दिया हुआ है। बिल्कुल सर, सामरिक दृष्टि से देखें तो पहले और आज में सेना में कितना परिवर्तन आया है। और अगर हम देखें, हम जानते ही हैं जो भारत की जो सेना है वो आज विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है, तो आपके इस बारे में क्या कहना है? इसमें दो राय नहीं कि विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक भारतवर्ष की भी सेना है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद हिंदुस्तान का ही नंबर आता है जी। और जहाँ तक पहले की सेना और अब की सेना में बहुत अंतर आ गया है, चाहे हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आप देखिए राफेल्स, सबमरीन्स, और अब तो महिला भी सेना में आना शुरू हो गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला आ गई, सियाचिन ग्लेशियर्स में महिला सर्व कर रही हैं, कमांड कर रही हैं और कॉम्बैट ड्यूटीज़ को छोड़ के हर क्षेत्र में जो है महिला हैं। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, चाहे हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, या आपकी इक्विपमेंट या वेपनरी है, वो आज आपके पास श्रेष्ठ है। और आज चाहे ड्रोन्स की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, क्योंकि जो भविष्य की लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए जो निर्भरता का जो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको बाहर से मंगानी पड़ती थी, आज आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हम भारतवर्ष में आत्मनिर्भरता का जो कार्यक्रम हमारे सरकार ने, मोदी जी ने चलाया, उसके तहत बहुत सारे इंडिजिनली भारत में ही उन चीज़ों का निर्माण। तो आज हम बहुत सक्षम हैं, बहुत ताकतवर है और रक्षा और सुरक्षा के लिए आते हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान भी अपनी जो हर पूरे जोर और शोर से ताकत लगा रहे हैं। खासकर अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो इसके बारे में भी ज़रूर हम देखना चाहेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, आप जानते हैं कि इनकी बहुत बड़ा अहम कारगिल के युद्ध में रहा और ये हिमाचल के हैं, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मुझे भी 13 और 14 की रात को इनको मिलने के लिए मौका मिला, तो मैं थोड़ा सा वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनके कमान अधिकारी थे कर्नल YK जोशी, जो बाद में आर्मी कमांडर बने। ये जब तोलोलिंग की जीत के बाद
वहाँ पे एक और चोटी थी .5140, तब कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके कमान अधिकारी और कुछ एक और जेसीओज और एनसीओज मेरे पास आए, क्योंकि 5.5140 के जो फीचर्स था वो मेरे साथ था और बीच में जो हम्प का इलाका था वो मैंने कैप्चर किया था। तो इनको उसके बीच में से गाइडेंस करना, दुश्मन के बारे में खबर देना और उसके वेपनरीज के बारे में खबर देना, वो रात को मैंने इनकी ब्रीफिंग की। तो ये बड़े युवा अधिकारी थे, बड़े जोश में थे, बड़े उत्साह में थे। तो .5140 उन्होंने जीता और उसके बाद आपने सुना होगा एक बड़ा नारा बड़ा प्रचलित हुआ, दिल मांगे मोर। उसके बाद जो .4875 जो मशकों में लड़ाई थी, तो उन्होंने वहां पे तिरंगा झंडा फहराया और अपने सर्वोच्च जीवन की आहुति वहां पे दी 7 जुलाई को। तो .487 में जीतने का जितना भी श्रेय है वो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल कैप्टन विक्रम बत्रा और इनके साथ जो सहयोगी थे हवलदार संजय कुमार, इनको जाता है। ब्रिगेडियर साहब, अगर सैनिकों की बात ना करें, विक्रम बत्रा जी की बात ना करें कारगिल युद्ध में, तो कहीं ना कहीं ये छूट जाएगा। और विक्रम बत्रा जी का इतना सहयोग और पूरा उन्होंने अपना जीवन लगा दिया युद्ध के लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो एक झलक विक्रम बत्रा जी के इंटरव्यू की देखें। We were heavily pinned down by enemy small arms and artillery fire, and these Pakistani regulars, they were continuously firing the eliminating rounds, and the entire area was being lightened up. And we were having difficulty in hiding ourselves. But still, the guys knew that they were going to do it. In case had we not been able to reach the top before the first light, we knew that we'll be the pinpoint target for them. And the guys, there was no looking back. We were advancing and advancing, and finally, when we reached the objective, and we charged onto them, the very first thing which came to our mind was like, we have done it. Like we were on the top of the world. It was a great feeling to have, since all the troops, like we guys, I can say we were lucky enough to have such a war-like scenario in very early stage of our career. And all the guys were very happy because we didn't lose even a single chap of ours. Immediately after we charged, we concentrated and we encircled the entire area, and we carried the specific search from bunker to bunker. And finally we saw that we captured a lot of arms and ammunition, and only 2 to 3 chaps of our who had got hurt, but there was no fatal casualty. That was the best part. And we had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, Oye Aaya, and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. But still the battle was over. सर, जिस तरह से आप IMA से पास आउट हुए हैं और अब आज आप ब्रिगेडियर तक की सफ़र आपने तय किया है, तो इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपके संघर्ष की कहानी और थोड़ी सी आपकी यादें दर्शकों के लिए। नहीं, जैसा मैंने कहा कि मेरी कमीशनिंग 15 दिसंबर 1976 को 18 ग्रेनेडियर्स में हुई और एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, और 34 साल मैं सेना में रहा। प्लाटून कमांडर रहा, कंपनी कमांडर रहा, बटालियन कमांडर रहा। कंपनी कमांडर के तौर पे श्रीलंका में लिटे के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जो बहुत मुश्किल लड़ाई थी। बटालियन कमांडर के तौर पर जो कश्मीर की जो आतंकवाद का जो युद्ध है, वो 2 साल की लड़ाई मैंने लड़ी। और उसके बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ, वहाँ पर हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन खुखरी, जिसमें कि UN मिशन के जो थे सैनिक पीस कीपर्स, उनको 225 लोगों को बंदी बना दिया गया था, और जिसमें तकरीबन 222 भारतीय थे। उनको वहाँ पर जंगलों में यहाँ से जाकर 10 दिन के अंदर जाकर और उनको वापस छुड़ाने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तो इस तरह, और मैंने कहा कि कारगिल का जो ब्रिगेड है उसको दोबारा मैंने कमांड किया, मैंने वॉलंटियर किया कि एक बार मैं फिर उन पहाड़ियों पे जाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और धन्यवादी हूँ पूरी सेना का और उन जवानों का जिनका नेतृत्व मैंने किया और जो मेरी ताकत थी और जिनके ऊपर हमेशा मैं गर्व करूँगा। और ख़ास करके जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो आज हमारे शहीद हैं, उनके परिवार हैं, तो उनका तो मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। जी। दर्शकों, आपको बता दें कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी जो है, इनके नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर ने 75 गैलेंट्री अवार्ड जीते, जो वाकई में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए हम ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी को
क्यों कारगिल युद्ध का हीरो माना जाता है? जिस तरह से हम देखते हैं प्रिया कि आप सेना से जुड़े हैं सर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि अग्निवीर भी उनके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। हाँ, अग्निवीर देखिए, क्योंकि अगर आज फौज ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज फौज की जो एवरेज एज है एक जवान की वो 32 साल है। और जब हम कहते हैं हमारा युवा देश है, तो इस प्रोफाइल को 26 साल किया गया, क्योंकि दुनिया में कहीं भी 32 साल इतनी बड़ी उम्र नहीं है। लेकिन जो युवा अग्निवीर से जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। आप देखिए, आपको वहाँ पे स्किल को भी तराशने का मौका मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, और आप अगर मैट्रिक है तो 10++2 का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, और जब वापस आएंगे तो आपके पास एक 12 लाख की पूंजी भी मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, और देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और 25% को तो वहाँ पे रखा जाएगा, और बाकियों को जो है 75% है वो वापस एक नागरिक के तौर पर किस तरह अपनी भूमिका एक अनुशासित होकर एक डिसिप्लिन्ड वे में, और जब आपके पास स्किल है। और अच्छे की बात यह है कि बहुत सारी पुलिस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या दूसरे विभागों में भी आपका चयन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता का जो भाव है वो भी देश में फैलेगा। हमारे जो कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।